नमस्कार मित्रों, पीएस एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हम लोग इतिहास विषय के प्रश्नों के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज प्रमुख प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आज इस सीरीज के अंतर्गत दूसरा दिन है। इसके पहले हमने पहले दिन लगभग 32-33 प्रश्नों की चर्चा इसके पूर्व वाले वीडियो में की है। आज हम लोग फिर से इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया, स्कंदगुप्त ने पराजित किया, और उस समय हूणों का नेता खुशनिवाज था। अपरहत भूमि थी। अपरहत भूमि गुप्तकालीन राज व्यवस्था का भाग थी और यह बिना जोती हुई जंगली भूमि थी। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा कब की थी? सुंगयुन ने भारत की यात्रा 515 से 520 ईस्वी के मध्य की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग ने यात्रा की थी और वेनसांग ने सीयूकी नामक ग्रंथ लिखा। वेनसांग भारत में हर्षवर्धन के शासनकाल में महामोक्ष परिषद जो प्रयाग में हुई थी और बौद्ध धर्म सभा कन्नौज में हुई थी, दोनों में शामिल हुआ था और उसने कन्नौज धर्म सभा की अध्यक्षता भी की थी। वेनसांग ने कन्नौज धर्म सभा की अध्यक्षता भी की थी। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। वह 399 से 412 ईस्वी के मध्य भारत में रहा था और उसने ग्रंथ फोक्यूकी की रचना की। फाहियान का ग्रंथ फोक्यूकी है। कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है? कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी है और राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास मिलता है। इस कश्मीर के इतिहास में हम लोहार वंश, उत्पल वंश और कारकोट वंश के विषय में जानते हैं। कल्हड़ ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में कश्मीर के प्रमुख शासक ललितादित्य चंद्रापीड़ की चर्चा की है। ललितादित्य ने कश्मीर में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। जयसिंह के शासन काल में कल्हड़ ने अपने राजतरंगिणी की रचना की थी। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन हैं या कौन थे? तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की और इन्हें अन्य नामों चाणक्य, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र ग्रंथ की प्रमुख संबंध राजनीति से है और यह मौर्य वंश के प्रशासन से संबंधित ग्रंथ है। अर्थशास्त्र में राजनीति के अतिरिक्त अर्थ, शासन कला, विदेश नीति इत्यादि की भी चर्चा की गई है। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र बिहार में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने करवाई थी। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव। इनकी राजधानी सिमरावगढ़ थी और इन कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरिदेव सिंह थे और इन्हें ने बिहार में पंजी व्यवस्था का प्रारंभ किया था। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से कब उद्धृत हुई थी? अछूत की अवधारणा धर्मशास्त्र के समय स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। धर्मशास्त्र के अंतर्गत स्मृति ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मनुस्मृति, बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति इत्यादि स्मृतियों को हम देखते हैं। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में किया है और अष्टाध्यायी मुख्य रूप से व्याकरण ग्रंथ है। इसमें निर्वसित और अनिर्वसित 2 प्रकार के शूद्र बताए गए हैं। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और
उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह या राजगीर में अजातशत्रु के समय में हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक या काकवर्ण के समय में हुई थी और इसकी अध्यक्षता सब्बाकामी या सर्वकामी ने की थी। वैशाली में इसका आयोजन हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट, बुद्ध के जीवन की घटनाएं। बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उससे संबंधित स्थान। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ। प्रथम प्रवचन बुद्ध ने सारनाथ में दिया और इनको निर्वाण की प्राप्ति या निधन इनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। गौतम बुद्ध का निधन या महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। जन्म लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोधगया, प्रथम प्रवचन सारनाथ, निधन या महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण अशोक ने करवाया था और इस मंदिर को 2002 में यूनेस्को के विरासत स्थल में शामिल किया गया। बोधगया में महाबोधि मंदिर को कब यूनेस्को के विरासत स्थल में शामिल किया गया? तो 2002 में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किसके समय में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के समय में। कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडलवन में हुई। यहाँ पे बौद्ध धर्म हीनयान महायान में बट गया। महायानियों ने बुद्ध की पूजा प्रतिमा बनाकर और देवता के रूप में करना प्रारंभ कर दिया। 16 महाजनपदों की सूची हमें किन ग्रंथों में मिलती है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में प्राप्त होता है। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके युग में हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी, कुमार गुप्त के समय में। वर्तमान बड़गांव ग्राम में राजगीर के निकट नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वंसावशेष स्थित हैं। कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना करवाई और दान दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के क्या कारण थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय में तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया और उस दौरान पुस्तकालय में आग लगा दी, जिसके दौरान नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय जल के राख हो गया और नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा गया। तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का प्रमुख कारण बख्तियार खिलजी का आक्रमण था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी ईस्वी में हुआ। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ। ईसा पूर्व को बीसी बोलते हैं, बीसी। बिंबिसार इस हर्यंक वंश की स्थापना की, तभी से प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष माना जाता है। बिंबिसार ने हर्यंक वंश की स्थापना की और बिंबिसार का शासनकाल 544 से 492 बीसी माना जाता है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मगध पर मौर्यों ने शासन किया। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से की और मौर्य वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है, तो मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है और मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल या कुलहीन कहा गया है। वृषल या कुलहीन कहा गया है और इसी मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को नंद राजा का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस पर टीका
धुंडीराज ने लिखी थी। मुद्रा राक्षस पर टीका किसने लिखी? धुंडीराज ने। विशाख दत्त की एक अन्य रचना देवी चंद्र गुप्तम है और इसी देवी चंद्र गुप्तम में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के संबंध में चर्चा मिलती है। नंद राजा जो सिकंदर का समकालीन था, नंद राजा जो सिकंदर का समकालीन था, तो धन नंद, इसे यूनानी ग्रंथों में अग्रमीज कहा जाता है। धन नंद का सेनापति भद्दसाल था। मित्रों, सिकंदर विश्व विजय के दौरान भारत की ओर बढ़ते हुए उत्तर भारत को विजय करना चाहता था, किंतु उसकी सैनिकों ने ये सुन रखा था कि उत्तर भारत पे धननंद नामक एक राजा शासन करता है और जिसकी सेना विशाल है, और उसकी सेना की विशालता के कारण सिकंदर के सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। तो नंद राजा का समकालीन कौन था? धननंद था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? लकड़ी का बना हुआ था पाटलिपुत्र में। और कुम्हराहार और बुलंदी बाग से उत्खनन के दौरान लकड़ी के भौने के अवशेष प्राप्त हुए हैं और यहाँ पे उत्खनन का कार्य स्पूनर महोदय ने करवाया था। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे अर्थात किले और कुम्हराहार से राजप्रसाद, महल को राजप्रासाद बोला जाता है, तो कुम्हराहार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? किस मौर्य राजा ने दक्कन अर्थात दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत पे विजय प्राप्त की थी। इसका उल्लेख हमें प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं प्राप्त होता है, किंतु अशोक के स्तंभ लेखों से, जो कि मास्की, गुर्जरा, ब्रह्मगिरी में मिले हुए हैं और ये स्थल दक्कन में है, तो इससे प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में जैन धर्म को अपनाकर भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला पहाड़ी पर रहने चला गया था। अर्थात श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु भी हुई थी। तो इस तरह से वह चंद्रगुप्त मौर्य ही था जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वह कौन सा अभिलेख था? तो जूनागढ़ अभिलेख था। यह जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम का अभिलेख है। इसकी चर्चा हमने पहले वीडियो में पर्याप्त की है, आप वहां सुन सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील बनवाई थी। इससे संबंधित कुछ बिंदु हैं, फिर से आप सुन सकते हैं, देख लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील बनवाई थी। इसका उल्लेख कहाँ है? तो रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख। अशोक के यूनानी गवर्नर तुसास्प ने इससे नहरें निकलवाई, इसका भी उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन ने जीर्णोद्धार करवाया था, जूनागढ़ अभिलेख। स्कंदगुप्त के राज्यपाल पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने भी सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई, इसका भी उल्लेख जूनागढ़ से मिलता है। महत्वपूर्ण है ये, इसको ध्यान में रखना आवश्यक है। नेक्स्ट, द्वितीय शिलालेख जिसमें अशोक के राज्यों चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी या श्रीलंका को प्रत्यंत सीमावर्ती राज्य कहा गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह कौन सा अभिलेख है जिसमें दक्षिण के राज्यों चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी, श्रीलंका का उल्लेख मिलता है? तो वो द्वितीय शिलालेख है, सेकंड शिलालेख है अशोक का। हालांकि ये अशोक के राज्य में शामिल नहीं थे, लेकिन अशोक का प्रभाव वहां तक था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? प्राकृत। अशोक ने अपने शिलालेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है।
जबकि 4 लिपियों का उल्लेख है। 4 लिपियां, पहली ब्राह्मी, दूसरी खरोष्ठी, तीसरी अरामाइक, चौथी यूनानी लिपि। अशोक के शिलालेख में 4 लिपियों का प्रयोग मिलता है। ब्राह्मी बाएं से दाएं लिखी जाती थी, खरोष्ठी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। विशेष रूप से शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा से खरोष्ठी लिपियां मिली हैं। अरामाइक लिपि तक्षशिला तथा लघमान से प्राप्त हुई है, जबकि सरेकुना से अरामाइक और यूनानी लिपि प्राप्त हुई है। इस तरह से अशोक ने अपने अभिलेखों में प्राकृत भाषा और 4 लिपियों का उल्लेख किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा अभिलेख है जो यह प्रमाणित करता है कि अशोक बौद्ध धर्मावलंबी था? वह कौन सा अभिलेख है जो यह प्रमाणित करता है कि अशोक बौद्ध धर्मावलंबी था? तो भाब्रू अभिलेख और भाब्रू स्तंभलेख राजस्थान के वैराट नगर से प्राप्त हुआ है। और इसी भाब्रू अभिलेख में अशोक ने अपने को मगध का सम्राट बताया है और बौद्ध धम्म संघ में अपनी झुकाव का परिचय दिया है, अर्थात उसका झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ था। इसी भाब्रू अभिलेख से स्पष्ट होता है। और इसके बौद्ध धम्म संघ त्रिरत्न का भी उल्लेख भाब्रू अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट, अपने किस शिलालेख में अशोक सामान्यतः अशोक के नाम से जाना गया है? अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? प्रियदस्सी तथा देवानाम प्रियदस्सी तथा देवानाम प्रियदस्सी। मास्की और गुर्जरा से प्राप्त अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है। मास्की और गुर्जरा से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वहाँ पे अशोक का नाम अशोक मिलता है, जबकि पुराणों में अशोक का नाम अशोकवर्धन मिलता है। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। 7 वर्गों में कौन कौन से? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, सभासद। जब मेगस्थनीज भारत आया तो उसने देखा कि यहाँ के जो लोग जिस काम में पारंगत थे तो अपने इंडिका में उसी रूप में उनका वर्णन कर दिया और बाद में इसको विद्वानों ने 7 जातियां माना, जबकि वास्तव में ये 7 जातियां नहीं, भारत के 7 वर्ग थे। 7 वर्ग थे जो अपने अपने कार्यों में। इंडिका में दास प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है, तो मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया है। और उसने नगर के पदाधिकारी को एस्टिनोमोई कहा है। एस्टिनोमोई कौन होता था? तो नगर का पदाधिकारी एस्टिनोमोई कहा जाता था। इसका उल्लेख मेगस्थनीज के इंडिका में मिलता है। नेक्स्ट, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखा? तो इसके लेखक के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। बस इतना पता चलता है कि अलेक्जेंड्रिया का कोई एक नाविक था जिसने पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी पुस्तक की रचना की। इसमें रोमन मिस्र बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में रोमन मिस्र बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है और इसमें भारत से आयात तथा निर्यात होने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने किया? सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने किया? तो स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन विम कडफिसेस ने किया। विम कडफिसेस कुषाण वंश का शासक था। विम कडफिसेस कुषाण शाखा से संबंधित था और यह कुजुल कडफिसेस के बाद दूसरा शासक था। विम कडफिसेस कुजुल कडफिसेस के बाद दूसरा शासक था
कुजुल कडफिसेस ने चांदी के सिक्कों का प्रचलन कराया था और विम कडफिसेस ने स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन कराया। हालांकि इससे पूर्व हिंद यूनानी शासकों ने भी स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, किंतु व्यापक पैमाने पर, अगर प्रश्न में व्यापक पैमाना लिखा होगा तो विम कडफिसस का नाम उचित है। अगर पहली बार पूछता है तो हिंद यवन ऑप्शन के अनुसार। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में फली फूली? तो कुषाणों के समय में। कला की गांधार शैली, इसको हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहा जाता है, यूनानी इंडो भी कहा जाता है। यूनानी इंडो, हेलेनिस्टिक आर्ट, गांधार शैली, कुषाणों के समय में फली फूली। इसमें बुद्ध की आदम कद की मूर्तियां बनाई गई हैं और बुद्ध को बूट पहने हुए दिखाया गया है, बूट पहने हुए दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, शुंग वंश के पश्चात किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के पश्चात किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व वंश ने। कण्व वंश ने। शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति की हत्या उससे के अमात्य वसुदेव ने की और शुंग वंश का अंत करके कण्व वंश या कण्वायन वंश की स्थापना की। इससे पूर्व पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी और शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूत की हत्या करके वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। ये दोनों ब्राह्मण वंश थे, जबकि प्रथम ब्राह्मण वंश शुंग वंश को माना जाता है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल के दौरान नगरों का पतन होने लगा था। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल के दौरान शुरू हो गया था। कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? कौन सा बंदरगाह जो उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो बंगाल में ताम्रलिप्ति बंदरगाह का प्रयोग उत्तर भारतीय व्यापार के लिए गुप्त काल में किया जाता था। इससे दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था, जबकि गुप्त काल में पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगुकक्ष या भड़ौच था, जो गुजरात में स्थित था। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान में दिया था? किस शासक वंश ने? तो गुप्तों ने सर्वाधिक भूमि दान ब्राह्मणों को दिया था और मंदिरों को। गुप्तों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सर्वाधिक भूमि अनुदान दिया था, जबकि भूमि अनुदान का प्रारंभ सातवाहनों के शासनकाल में हुई। सातवाहनों के शासनकाल में माना जाता है कि प्रथम भूमि अनुदान का साक्ष्य सातवाहनों के समय में अग्रहाय भूमि के रूप में या अग्रहार भूमि के रूप में हुआ। नेक्स्ट, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त काल में भूमि दर उपज का 6वां भाग था। भूमि कर को उद्रंग तथा भागकर कहा गया है। भूमि कर को उद्रंग तथा भागकर कहा गया है। प्रश्न हो सकता है आपसे कि उद्रंग तथा भागकर क्या था? तो ये भूमिकर होते थे, जबकि विदक भागम सिंचाई कर होता था। विदक भागम सिंचाई कर होता था। नेक्स्ट, भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक देन थी गुप्तों की। गुप्तों ने सर्वाधिक भूमिका भागवत धर्म के फलने फूलने में निभाई है। भागवत धर्म या भागवत संप्रदाय। गुप्तों के अधिकांश शासकों ने या गुप्त शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इनका जो राज चिन्ह था गरुड़ था।
गरुड़ का प्राथमिक साक्ष्य और जबकि भागवत धर्म का प्राथमिक साक्ष्य विदिशा से प्राप्त होता है और विदिशा में गरुड़ स्तंभ लेख है जिसकी स्थापना हेलियोडोरस ने की थी। हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की और यहाँ पे भागवत धर्म का प्राथमिक साक्ष्य मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये कुछ प्रमुख प्रश्नों की चर्चा की। कुछ प्रश्न इतिहास विषय के अभी आपको एक वीडियो में और मिलेंगे। उसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म की एक विशेष वीडियो लेके आएंगे जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म का पूरा आपको विवरण मिलेगा। अभी फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, दी गई जानकारियाँ उपयोगी लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो सब्सक्राइब शेयर ना भी करें, लेकिन अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब शेयर करना बनता है। तो इस तरह से हम वीडियो को आज यही रोकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ठीक है, धन्यवाद।